गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर की श्रेणी में कक्षा 11 का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है एंजाइम। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एंजाइम क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है शरीर में, इसका कार्य क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। एंजाइम की परिभाषा, वास्तव में एंजाइम है क्या? एंजाइम ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया को, जीव शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को, बायोकेमिकल रिएक्शन को बिना उसमें भाग लिए उसकी दर को प्रभावित करते हैं। एंजाइम ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है, ऐसी रासायनिक पदार्थ हैं जो जैव रासायनिक क्रिया को प्रभावित करते हैं बिना उसमें भाग लिए, जैव रासायनिक क्रिया को प्रभावित करते हैं विदाउट टेकिंग अ पार्ट, बिना उसका हिस्सा बने उस क्रिया को प्रभावित करते हैं। वो जैव रासायनिक पदार्थ जो है एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे कुहने ने किया था। एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कुहने नामक वैज्ञानिक ने किया था। एंजाइम हमने आपको बता दिया किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, ये प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे। एंजाइम के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, कुछ प्रमुख लक्षण हैं एंजाइम के। आइए उन लक्षणों पर अध्ययन करते हैं, कौन कौन से लक्षण हैं एंजाइम के। सबसे पहला लक्षण है एंजाइम, पहला लक्षण है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते, माने खुद हिस्सा नहीं लेते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। दूसरा जो है वो है एंजाइम स्वभाव से प्रोटीन, सभी एंजाइम प्रोटीन हैं, जितने एंजाइम हैं वो सब प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, इसको ध्यान दीजिएगा। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। सभी एंजाइम प्रोटीन हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम का कार्य नहीं है। तीसरा जो है वो है एंजाइम बाह्य स्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, बाह्य स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है, यानी नलिका युक्त ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। और चौथा जो विशिष्ट लक्षण है इनका वो है सभी क्रियाओं के लिए, सभी अलग अलग क्रियाओं के लिए, विशिष्ट एंजाइम होते हैं, विशिष्ट
एंजाइम होते हैं। ये तो एंजाइम का विशिष्ट लक्षण हो गया। एक बार फिर से ध्यान दें, एंजाइम किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। एंजाइम स्वभाव से प्रोटीन होते हैं, बट सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। एंजाइम बाह्यस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, यानी नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, और सभी अलग अलग क्रिया के लिए विशिष्ट एंजाइम होते हैं, यानी जितनी क्रियाएं हैं उतने एंजाइम। ऐसा नहीं है एक एंजाइम दो रासायनिक क्रिया में भाग ले। जैव रासायनिक क्रिया में दो रासायनिक जैव क्रिया में एंजाइम एक ही एंजाइम भाग नहीं ले सकता है, अर्थात अलग अलग जैव रासायनिक क्रिया के लिए अलग अलग एंजाइम। अब बात करते हैं एंजाइम की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम जिस क्रियाधार से जुड़ के क्रिया करती है, जिस पदार्थ से, उसे क्रियाधार कहते हैं। एंजाइम माने विकर जिससे जुड़ती है उसे क्रियाधार कहते हैं। जो मटेरियल होता है जिससे जुड़ती है एंजाइम उसे क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट। इससे जुड़कर ये एंजाइम क्रियाधार से जुड़कर एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्रण यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके बाद उत्पाद बनता है और एंजाइम अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। हमने आपको बता दिया एंजाइम क्रिया में भाग नहीं लेता है। प्रोडक्ट और एंजाइम ये अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। अब कहने का मतलब है एंजाइम इस सबस्ट्रेट से जुड़कर ES बनाता है। ES कॉम्प्लेक्स एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्रण, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और इसके बाद प्रोडक्ट बनता है और एंजाइम अपने मूल रूप में वापस आता है। ये तो बात हो गई एंजाइम की क्रिया की। एंजाइम के क्रियाविधि की जो सबसे अच्छी परिकल्पना है वो है ताला चाबी परिकल्पना, की एंड लॉक हाइपोथेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। अब आइए देखते हैं ताला चाबी परिकल्पना है क्या एंजाइम की क्रियाविधि की। एंजाइम की क्रियाविधि ताला चाबी परिकल्पना, इसको एमिल फिशर ने दिया था। एक वैज्ञानिक थे एमिल फिशर। एमिल फिशर ने एंजाइम की क्रियाविधि की ताला चाबी परिकल्पना को दिया था। वास्तव में जिस प्रकार एक ताले के लिए विशेष चाबी होती है, उसी प्रकार विशेष क्रियाधार से जुड़ने के लिए विशेष एंजाइम होते हैं। इसके ताला और चाबी को उदाहरण देने का मतलब रहा कि
कि जिस प्रकार एक चाबी में विशेष घाट बने होते हैं और वो घाट किसी विशेष ताले को ही खोलने के लिए बना होता है, वो जाके उसी घाट पर सेट हो जाएगा। तो उसी प्रकार विशेष क्रियाधार से जुड़ने के लिए, एंजाइम से जुड़ने के लिए क्रियाधार में विशेष सक्रिय स्थल होते हैं। उन्हीं सक्रिय स्थलों से एंजाइम जुड़ सकता है, यानी उस सक्रिय स्थल से उसी घाट का एंजाइम जुड़ेगा जो उसके काम का है, दूसरा कोई एंजाइम जुड़ नहीं सकता है। अभी अगर आप संरचना देखना चाहें क्रिस्टल, तो जैसे ये एंजाइम है, तो ये किसी ऐसी संरचना वाले क्रियाधार से ही जुड़ पाएगा। अगर ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, तो इससे जुड़कर ये आपस में, क्योंकि इसके जो सक्रिय स्थल हैं वो विशेष प्रकार से सुयोजित हैं, इस एंजाइम से जुड़ने के लिए इसके सक्रिय स्थल आके यहाँ जुड़ जाएंगे या यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये ऐसी संरचना बना लेंगे ऐसी संरचना, और इस संरचना को हम पता ये क्या कहते हैं, जब सक्रिय विशेष सक्रिय स्थल से एंजाइम जुड़ जाएंगे तो ऐसी संरचना को हम, आपको पता है क्या कहते हैं, इस संरचना को हम कहते हैं एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो आपको पता है कि जैसे ही वो विशेष चाबी ताले से जुड़ती है और चाबी को घुमाते हैं तो ताला खुल जाता है, यानी ताले में परिवर्तन हो जाता है, यानी प्रोडक्ट में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन चाबी में कोई परिवर्तन नहीं, तो चाबी अपने मूल रूप में वापस आ जाती है। यानी कि एंजाइम जो है वो जब सबस्ट्रेट से जुड़कर, सक्रिय स्थल से जुड़कर क्रियाधार बना लेगी, क्रियाधार सम्मिश्र बना लेगी, तो एंजाइम अपने मूल रूप में ज्यों का त्यों वापस आ जाती है। परिवर्तन होता है तो सिर्फ क्रियाधार में, और क्रियाधार जो है वो परिवर्तित होकर प्रोडक्ट यानी उत्पाद बना लेता है, और क्रियाधार आपका उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। एक या दो जो भी उत्पाद बने रहते हैं वो बन जाते हैं। इस प्रकार ताला चाबी का जो उदाहरण था एमी फिशर द्वारा, वो अच्छे से समझाया गया सिर्फ एंजाइम के जुड़ने के उस विशेष स्थान सक्रिय स्थल के लिए, कि जिस प्रकार विशेष ताले को विशेष चाबी ही खोल सकती है, उसी प्रकार विशेष क्रियाधार से जुड़ने के लिए विशेष एंजाइम सुनियोजित होते हैं। उसी विशेष एंजाइम के ही घाट के ही प्लेसेस, ऐसे स्थान ऐसे होते हैं जो उस क्रियाधार से सक्रिय स्थल से जुड़ेंगे और एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र बनाएंगे। एंजाइम अपने मूल रूप में ज्यों का त्यों वापस आ जाएगी और प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। और इस प्रकार एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र के बाद एंजाइम का अलग होना और प्रोडक्ट का बनना ये प्रदर्शित करता है कि एंजाइम किसी भी दशा में रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। ये तो हो गई एंजाइम की क्रिया विधि की बात। अब चर्चा करते हैं एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक, आइए देखते हैं। एंजाइम की क्रिया विधि को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ कारक हैं जो एंजाइम की क्रिया विधि को प्रभावित करते हैं, जैसे एंजाइम की मात्रा, दूसरा क्रियाधार की सांद्रता, सबस्ट्रेट की सांद्रता,
तीसरा तापमान। ये कुछ कारक हैं जो एंजाइम की क्रियाधार कॉम्प्लेक्स बनाने का जो प्रोसेस है, उसकी क्रियाविधि है, उसको प्रभावित करते हैं। एंजाइम की मात्रा, सबसे पहले किसी भी जैव रासायनिक क्रिया में जब आप एंजाइम की मात्रा बढ़ाते हैं तो एक निश्चित मात्रा तक क्रिया विधि बढ़ती है, क्रिया विधि की दर बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित दर के बाद, एक निश्चित मात्रा के बाद एंजाइम की मात्रा बढ़ाने पर भी अब क्रिया की दर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो मैक्सिमम दर ऑप्टिमम वैल्यू कहलाती है। ऑप्टिमम वैल्यू है एंजाइम की जिस पर क्रियाधार पर अभिक्रिया करने की दर बढ़ती है। इसी प्रकार क्रियाधार की सांद्रता, किसी जैव रासायनिक क्रिया में क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइम की जुड़ने की क्रिया बढ़ेगी और क्रिया की विधि की दर बढ़ेगी। लेकिन वही ऑप्टिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू पर जाने के बाद अब क्रिया की दर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अलग अलग क्रिया के लिए अलग अलग क्रियाधार की सांद्रता अलग अलग होती है, इसलिए कोई कांस्टेंट वैल्यू हमें आने नहीं। ऐसे तापमान, जनरल तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है औसत एंजाइम की क्रियाविधि के लिए। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक क्रिया दर बढ़ती है, लेकिन कुछ एक रासायनिक क्रिया में एंजाइम की क्रियाविधि के लिए तापमान की और ज़्यादा जरूरत होती है, लेकिन औसत तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। 30 डिग्री को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर मानते हैं क्रिया के लिए। ये तो हो गई क्रियाधार को प्रभावित करने वाले, अब क्रिया को, एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले का। अब आगे देखते हैं, एक टॉपिक है जिसे हम माइकलिस स्थिरांक के नाम से जानते हैं। माइकलिस स्थिरांक, माइकलिस कांस्टेंट या कोई रासायनिक अभिक्रिया है यहां कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और इधर रिएक्शन रेट है 0 से शुरू होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जैसे जैसे आप क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाएंगे अभिक्रिया की दर बढ़ती जाएगी, लेकिन एक निश्चित समय के बाद, यानी कि मान लीजिए ये वैल्यू है क्रियाधार की सांद्रता की 45, इसके बाद फिर अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ रही, आप देख रहे हैं 60 से ऊपर 70 की तरफ नहीं जा रही, यानी ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। मैक्सिमम वेलोसिटी है अभिक्रिया के दर की। तो क्रियाधार की सांद्रता जैसे जैसे आप बढ़ाते गए वैसे वैसे अभिक्रिया की दर बढ़ गई है, लेकिन एक निश्चित सांद्रता के बाद अब अभिक्रिया की दर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रियाधार की वह सांद्रता जिसमें अभिक्रिया की दर पे अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही सांद्रता जो है वही दर मैक्सिमम वेलोसिटी, अधिकतम दर होती है। अब क्रियाधार की जिस सांद्रता पर, ये देखिए ये सांद्रता, जिस सांद्रता पर क्रियाधार में अभिक्रिया की दर मैक्सिमम दर की आधी, यानी 60 की आधी 30 रह जाती है। क्रियाधार बढ़ाते गए सांद्रता तो दर बढ़ती गई, तो मान लीजिए मैक्सिमम दर हो गई 60, तो 60 का आधा हो गया 30,
तो क्रियाधार की वह सांद्रता, ये सांद्रता जिस पर अभिक्रिया की दर अपने अधिकतम दर की आधी रह जाती है, 1/2 Vmax रह जाती है, मैक्स रह जाती है, इसे हम माइकलिस स्थिरांक कहते हैं। इसी क्रियाधार की उसी सांद्रता को माइकलिस स्थिरांक कहते हैं। यानी माइकेलियस कांस्टेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/2 Vmax, यानी k इक्वल टू, अगर स्थिरांक को k मान लें, k इक्वल टू 1/2 Vmax, और ये माइकलिस स्थिरांक है। क्रियाधार की वह सांद्रता जिसमें अभिक्रिया की दर अपने अधिकतम दर की आधी रह जाती है, क्रियाधार की उसी सांद्रता को माइकेलियस कांस्टेंट यानी माइकलिस स्थिरांक कहते हैं। अब क्रियाधार, अब एंजाइम के प्रमुख कार्य देखते हैं और ये टॉपिक समाप्त। एंजाइम के प्रमुख कार्य आपको पता ही है, बहुत सारे एंजाइम में सबके अलग अलग कार्य हैं। पहला कार्य, एंजाइम अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। दूसरा, भोजन के पाचन में कार्य करते हैं, पाचन में कार्य करते हैं, जैसे एमाइलेज, लाइपेज, ये एंजाइम है। तीसरा, बैक्टीरिया को मारने का कार्य करते हैं, मारने का भी कार्य करते हैं भोज्य पदार्थों में, जैसे लाइसोजाइम। कुछ एंजाइम हैं जो बायो मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करते हैं, जैसे एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को तोड़ता है, को तोड़ने का कार्य करता है, का कार्य करते हैं। तो ये एंजाइम के कुछ कार्य हैं। आपने इस टॉपिक में एंजाइम, संरचना, क्रियाविधि, प्रभावित करने वाले कारक, माइकलिस स्थिरांक, एंजाइम के विशिष्ट लक्षण, एंजाइम के कार्य, इसको पढ़ा। इसका आप नोट्स बनाएं, अध्ययन करें। अगला वीडियो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, अगला टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।